नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोयले की खान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब आमने सामने हो गए हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुसीबत के दौर में एक राज्य दूसरे की मदद को तैयार नहीं। वजह है कि गहराता बिजली संकट। राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अलॉट किए गए पारसा कोल ब्लॉक खान में माइनिंग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मंजूरी नहीं दे रही है और इसी वजह से दोनों सरकारों के बीच तनाव भी बढ़ चुकी है। कोयला संकट के दौर में मुख्यमंत्री गहलोत ने हाई लेवल की बातचीत कर 2 नवंबर को कोल मिनिस्ट्री से इस खनन के लिए क्लियरेंस की जारी कार्रवाई की थी और इसके साथ ही पहले वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 21 अक्टूबर को ही क्लियरेंस ले ली गई थी। दो केंद्रीय मंत्रालयों से राजस्थान 15 दिनों में 2 महत्वपूर्ण क्लियरेंस लेने में सफल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लियरेंस फाइल अटका दी है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अलॉट परसा कोल ब्लॉक में अब तक हुए खनन से कोयले खत्म होने की कगार पर है। सूत्र बताते हैं कि खान में मौजूद कोयले से दिसंबर महीना ही निकल सकता है। कोल ब्लॉक परसा से माइनिंग की केंद्रीय कोयला मंत्रालय और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तो क्लियरेंस दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतिम स्वीकृति अटका दी है। ऐसे में राजस्थान अपनी ही कोयला खान से माइनिंग नहीं कर पा रहा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोयले के जो ब्लॉक है वहां पर जमीन छत्तीसगढ़ के वन विभाग क्षेत्र में आती है, जहां आदिवासी क्षेत्र में कुछ स्थानीय नेताओं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वोट बैंक को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार मंजूरी नहीं दे रही। कोयले की कमी से बिजली संकट झेल रहे राजस्थान के लिए ये माइन लाइफ लाइन की तरह होगी और इस कोल ब्लॉक से रोजाना 12,000 टन यानी करीब 3 रैक कोयला मिलेगा। बताते चले कि मोटे अनुमान के ये अनुसार है कि यहां से 5 मिलियन टन कोयला हर साल निकाला जा सकेगा। इस नए ब्लॉक से सालाना 1,000 रैक से ज्यादा कोयला मिलने की संभावना भी है। अगले 30 साल के लिए करीब 150 मिलियन टन कोयले का भंडार है और इससे राजस्थान केंद्र की कोल इंडिया और सब्सिडरी कंपनी पर कम निर्भर रहेगी। इस खान के अलावा छत्तीसगढ़ में एक अन्य 1,136 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड पर भी माइनिंग के लिए राजस्थान लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। बताते चले कि केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से क्लियरेंस मिलने के बाद भी वहां भी माइनिंग शुरू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने फेज 2 के लिए अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 3 महीने बाद अब राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा संक्रमित बुजुर्ग और बच्चे हो रहे हैं। कुल मरीजों की बात की जाए तो करीब 70% मरीज ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जबकि नवंबर में अब तक मिले 129 संक्रमितों में से 51 मरीज वो हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दरअसल मंगलवार को भी प्रदेश में 21 अगस्त के बाद एक ही दिन में 23 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले सुबह एक निजी स्कूल के 12 बच्चों में कोरोना की पुष्टि की गई थी। जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के मुताबिक इन 51 संक्रमितों में से 70% मरीज ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा 30 से 50 साल की एज ग्रुप के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और इनमें से सभी वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर लगवा चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने यह भी बताया कि जितने भी मरीज अब तक जयपुर में मिले हैं, सभी के परिवारों के सैंपल लेकर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब हम जल्द ही स्कूलों में भी रैंडम सैंपलिंग शुरू करवाएंगे ताकि पता चल सके कि स्कूलों में आने वाले बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। नवंबर में कोरोना से जयपुर में नवंबर में 22 बच्चे संक्रमित हुए थे और इसमें 16 बच्चे और 3 प्रतिष्ठित स्कूल से हैं, जहां पर बताते चले कि एक स्कूल को 7 दिनों के लिए बंद भी करना पड़ा था। बताते चले इस दौरान 2 अन्य स्कूलों को भी कोरोना संक्रमित बच्चे पाए जाने की वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन उन स्कूलों को बंद नहीं किया गया। और बता दें कि जयपुर के चोमू क्षेत्र में रहने वाले 1-2.5 साल के बच्चे की तो कोरोना से पिछले दिनों ही जान चली गई। जयपुर की बात करें तो यहाँ 18 या उससे ज्यादा आयु के 50,08,281 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है और इनमें से अब तक 46,24,790 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें 92% जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाना है। और आपको बता दें कि ऐसे लोग हैं वो जिनको वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है और वहीं 46,26,790 लोगों में से आधे लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं।
और डेंगू के केस बढ़ने के साथ साथ अब एसडीपी किट भी किल्लत शुरू हो चुकी है। बताते चले कि किट की कमी की वजह से मरीजों को एसडीपी यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को महंगे दामों में प्राइवेट से एसडीपी प्लेटलेट्स खरीदनी पड़ रही हैं। राजधानी में हर दिन डेंगू के 150 मरीजों को एसडीपी की जरूरत हो रही है और ऐसे में यहां तक कि एसएमएस से भी उधार पर काम चलाया जा रहा है। यहाँ रोज करीब 50 यूनिट चाहिए, लेकिन मिल सिर्फ 20 ही हो रही है। और इस दौरान जयपुरिया में 3 दिन से एसडीपी किट की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बताते चलें कि सरकारी अस्पतालों में एसडीपी प्लेटलेट्स की कीमत 7 से 8 हजार रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यह दाम 15 हजार रुपए तक का है। बताया जा रहा है कि जयपुरिया में 10 मरीजों को एसडीपी की जरूरत है, लेकिन किट नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है। एसएमएस अस्पताल में भी सबसे पहले प्राथमिकता एसएमएस से जुड़े 2 अस्पतालों को दी जाती है और इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों का 9,000 रुपए प्रति यूनिट डीएसडीपी के लिए जा रहे हैं। ऐसे में किट की किल्लत के बाद अब चिकित्सा शिक्षा सचिव अब कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान आपको बता दें कि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनकी डिमांड के अनुरूप किट उपलब्ध कराए जाने पर हाथ खड़े कर दिए हैं और इसके बाद भी विभाग अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। राजधानी में 3 कंपनियों की मशीनें हैं, लेकिन तीनों में से एक भी कंपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। वजह राजधानी सहित प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ना बताया जा रहा है। विदेशी कंपनियों की एसडीपी किट कार्गो से चेन्नई पोर्ट पर आती है और विभिन्न शहरों में भेज दी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि गत महीने बर्ड फ्लू से शिपिंग नहीं उतर पाई थी और इस बारे में एसएमएस ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा का कहना है कि मार्केट में एसडीपी किट की किल्लत तो है, लेकिन एसएमएस ब्लड बैंक में 3 अलग अलग कंपनियों की मशीन होने की वजह से एसडीपी मरीजों को डिमांड के अनुरूप दी जा रही है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या तैयारियां हैं, दवाइयां, रक्त और इलाज के लिए जरूरी संसाधनों की क्या कुछ स्थिति है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और वीके भरवानी की खंडपीठ ने यह निर्देश चौकड़ी गंगापोल निवासी हाजी अफ्ताब की पीआईएल पर दिया। बताते चलें कि अधिवक्ता जितेंद्र सिंह तनवर ने बताया है कि प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, संसाधन और रक्त की कमी है। राज्य सरकार द्वारा डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए भी जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे। और अब रुक करेंगे अजमेर की ओर, जहां आपको बता दें कि अजमेर के किशनगढ़ की पॉश कॉलोनी में मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे 4 लुटेरे मार्बल व्यवसायी के घर में जा घुसे। यहां परिवार के लोगों को डराने के लिए फायरिंग भी की गई और घर में मौजूद 6 लोगों के हाथ पैर बांधकर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद घर में रखे रुपए और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार राधे कृष्ण विहार कॉलोनी में कार में सवार होकर ये 4 लुटेरे मार्बल व्यवसायी संजय लखोटिया के घर में दरवाजा तोड़कर घुस पड़े। इस दौरान घर में मौजूद संजय के पिता सुरेश लखोटिया, उनकी मां, दादी, पत्नी और बेटे, साथ ही ग्वायर निवासी भांजे केशव गांधी के साथ भी मारपीट की गई। फिर उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए और इस दौरान फायरिंग कर दहशत भी फैलाई गई और घर में रखे लाखों की नकदी और जेवरात लूट ले गए। सीसीटीवी की और डीवीआर भी ये लुटेरे अपने साथ ले गए। इस दौरान आपको बता दें कि सीसीटीवी की डीवीआर भी वो अपने साथ ले गए हैं और पास में लगे अन्य कैमरों से लुटेरों की कार के आने जाने का फुटेज मिल गया है। मारपीट में घायल निवासी ने बताया है कि मार्बल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती उन्हें कराया गया है और सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की पड़ताल की जा रही है। बताते चलें कि बदमाशों के वहां से निकलने के बाद घर वाले चिल्लाने लगे। इस पर उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पहुंच गए और परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर खोल दिए गए। उन्होंने पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान सीओ सिटी भूपेंद्र शर्मा और मदनगंज थाना प्रभारी मनीष चारण सहित मदनगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरा में से 4 लुटेरों को कार से आते और जाते हुए देखा गया। बताते चले कि बदमाशों के वहां से निकलने के बाद घर वाले भी चिल्लाने लगे और इसके आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों की मदद से छुड़ाया गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है और लुटेरों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुट चुकी है। प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों में कोरोना संक्रमण होने के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं।
महापुरा स्थित जयश्री पेड़ीवाल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में मंगलवार को एक ही दिन में 11वीं के 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 11 लड़के और एक लड़की है और एक बच्ची को छोड़कर सभी डे बोर्डिंग वाले दूसरे राज्यों के बच्चे हैं। ये 7 से 12 नवंबर के बीच स्कूल में आए थे, तब कोरोना जांच में नेगेटिव पाए गए थे। बच्चों की रिपोर्ट अब आई है, जबकि इनमें से 2 बच्चे गुजरात के, एक यूपी और एक दिल्ली जा चुका है। स्कूल ने इनके परिवार को भी सूचित कर दिया है। बाकी 8 बच्चों को स्कूल में ही क्वारंटीन में रखा गया है। सभी एसिम्टोमेटिक हैं और बीमारी के कोई लक्षण इन बच्चों में नहीं पाए गए। लेकिन खतरा यह है कि यही नहीं, बच्चे बड़े कोरोना करियर भी हो सकते हैं। बताते चलें, जहां भी ये बच्चे जाएंगे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। 22 दिन में राजधानी की 5 स्कूलों में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही टीम ने इन बच्चों के संपर्क में आने वाले करीब 43 स्कूल स्टाफ के सैंपल भी ले लिए हैं। इनकी रिपोर्ट बुधवार शाम तक आने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक दिनेश काउंट ने कहा है कि हम सरकार से लगातार ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प देने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने लापरवाही बरतते हुए पहले तो 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया और इसके बाद निजी स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर अभिभावकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बढ़ेंगे जोधपुर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जोधपुर के जिले में चौरड़िया गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच आपस में मारपीट हो गई। बताते चले कि मंगलवार की देर रात ये खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर एक की मौत हो गई है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर लाठी से वार किया और एक दूसरे पर लगातार हमले करते गए। इस दौरान एक भाई के सर में चोट लगने की वजह से वो वहीं गिर पड़ा। हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है और पुलिस के अनुसार चौरड़िया गांव के पेप सिंह और कल्याण सिंह के बीच कल देर रात को किसी बात को लेकर यह विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर कल्याण सिंह ने लाठी लेकर पेप सिंह पर हमला बोल दिया और बचाव में पेप सिंह ने भी लाठी उठा ली। दोनों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पेप सिंह के सर में लाठी का जोरदार प्रहार हुआ और इससे उसका सर फट गया। इसकी वजह से तेज खून बहने लगा और ज्यादा खून बहने की वजह से उस शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि हत्या के बाद से ही परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की। वहीं आपको बता दें कि शव को देचू के अस्पताल में मोर्चरी में फिलहाल रखवाया गया है। और 1901 में इंडियन पोलो एसोसिएशन बनाया गया था। ऐसे में 120 साल से आईपीए पोलो का कैलेंडर जारी करती है और इसके साथ ही अब इसमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर में टूर्नामेंट भी खेले जाते हैं। जयपुर बेस अचीवर्स 120 साल में ऐसी पहली टीम बनी है जिसने अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली सीजन में खेले गए सभी 6 टूर्नामेंट जीत लिए हैं। टीम मालिक विक्रम राठौड़ कहते हैं कि ये टीम स्पोर्ट है। साथ ही आपको बता दें, जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके अनुसार बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कई बार विदेशों से भी घोड़े मंगवाने पड़ते हैं और इस बार 20 गोल का टूर्नामेंट दिल्ली में आयोजित किया गया था। 6 टूर्नामेंट में टीम के लिए अर्जेंटीना के जोआन क्रूज लोसांडा, डैनियल ओटामेंडी और भारत के शमशीर अली, बशीर अली, पद्मनाभ सिंह, कुलदीप सिंह और धनंजय सिंह जैसे स्टार खेल रहे थे। 7 गोल करने वाले लसोड़ा पहली बार भारत में पोलो खेलने आए। इस दौरान जयपुर बेस अचीवर्स ने उनके पास अपनी पोलो सुविधाएं भी हैं। ऐसे में 32 घोड़े उनके पास हैं और इस साल 6 विदेशी घोड़े भी मंगवाए गए थे। टीम का बेस मुड़ौता फोर्ट एंड पैलेस है और खुद का पोलो ग्राउंड होने के साथ साथ सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े भी उनके पास है। और राजस्थान के झुंझुनू के खिताड़ी थाना इलाके से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक तरफा प्यार में अपनी ही पूर्व छात्रा का अपहरण कर लिया। आरोप है कि इस वारदात में उसका साथ स्कूल के डायरेक्टर ने भी दिया। छात्रा जब स्कूल में पढ़ती थी उसी दौरान प्रिंसिपल उससे प्यार करने लगा था। लड़की के परिजनों का यह कहना है कि जब उनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी तभी से आरोपी प्रिंसिपल उसे पसंद करता था। इस मामले पर थाना प्रभारी विनोद संकला ने यह बताया है कि यह मामला 16 नवंबर का है, जहां छात्रा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज कर लिया गया था। दरअसल परिजनों ने बताया कि आरोपी ने 16 नवंबर को उन्हें फोन कर शादी के कार्यक्रम में ले जाने के बहाने बुलाया, फिर लौटते समय उनकी बेटी को एक कार में जबरन बैठाकर वहां से कहीं ले गया।
पीड़ित परिवार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि कार्यक्रम में खाना खाने के बाद जब वो लोग घर जाने के लिए तैयार हुए तो प्रिंसिपल उनकी बेटी को डीजे पर नाचने के लिए कहने लगा। इस पर बेटी ने जब मना कर दिया तो फिर आरोपी उसकी बेटी को एक गाड़ी के पास लेकर गया और फिर उसे 3-4 थप्पड़ मारे और गाड़ी में जबरन बैठा दिया गया और लेकर फरार हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हल्ला मचाया और फिर लड़की को वापस लेकर आए। इस घटना के बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो एक बेटी को फिर से उठा लिया जाएगा। पुलिस ने अपहरण का मामला फिलहाल दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद लड़की के मन में काफी खौफ पैदा हो गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि कोटा से एक खबर सामने आई है, जहां पर सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सुरेला गांव के पास मंगलवार को माइनर की ड्रेन के पाइप में एक शव मिला है। बता दें ये शव एक महिला का है और ये शव पाइप में फंसा मिला। भैंस चराने आए व्यक्ति की नजर उस शव पर पड़ी और उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से ड्रेन पाइप में से शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान मनभर बाई निवासी सुरेला के रूप में की गई है। हत्या की आशंका को देखते हुए कोटा से मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले ही मनभर बाई की शादी हुई थी और उनकी शादी 12 जिला निवासी योगेंद्र से की गई थी। योगेंद्र मजदूरी का काम करता था और ससुराल में विवाद होने से पिछले 1.5 साल से मनभर बाई अपने मायके और सुरेला में ही रह रही थी। मनभर बाई ने सुरेला वालों को और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का भी केस दर्ज कराया था और सोमवार को मनभर अपनी मां प्रेम बाई के साथ सुल्तानपुर में खरीदारी कर गांव सुरेला वापस लौट रही थी। दोपहर को 3 बजे करीब बाइक सवार दोनों को बिठाकर छोड़ने की बात कही। बाइक सवार उनका जानकार था और कुछ दूरी पर जाने के बाद ही बाइक सवार ने उसकी मां को ये कहकर उतार दिया कि बाइक पर 3 लोग एक साथ नहीं जा सकते। इसके बाद मनभर बाई को सुरेला छोड़ने की बात कहकर वो उसे अपने साथ ले गया। हालांकि रात तक जब मनभर अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने उसको चिंता सताने लगी और उसके बाद उसके भाई सत्यनारायण ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले ही दिन मंगलवार को जब महिला का शव सुरेला माइनर की ड्रेन पाइप में मिला और इसके बाद अब पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई छुट्टेनालाल मीणा ने बताया है कि मृतका के भाई सत्यनारायण की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।